फिल्म व्याख्या आपके लिए लेकर आया है 2016 की एक साई-फाई रोमांस और ड्रामा फिल्म पैसेंजर्स। स्पॉइलर अलर्ट, अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको इसका फायदा मिलेगा। सावधान रहें और ध्यान से देखें। फिल्म की शुरुआत होती है एक इंटरस्टेलर अंतरिक्षीय स्पेसशिप एवलॉन से, जो अंतरिक्ष में सफर कर रही है और होमस्टेड 2 नाम के कॉलोनी ग्रह की ओर जा रही है। जहाज में इस समय कोई भी जागा नहीं है, सब कुछ ऑटो पायलट पर चल रहा है। इसमें 258 क्रू मेंबर और 5000 यात्री हैं, जो सभी हाइबरनेशन गहरी नींद जैसी स्थिति में हैं। अचानक जहाज एस्ट्रॉयड बेल्ट से गुजरता है, जहाज खराब हो जाते हैं। जहाज खुद की मरम्मत शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान एक हाइबरनेशन पॉड अपने आप खुल जाती है। उस पॉड से निकलता है जिम प्रेस्टन, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। जैसे ही वह जागता है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम उसे बताता है कि वह 120 साल तक सस्पेंडेड एनिमेशन में था और अब जहाज होमस्टेड 2 से सिर्फ 4 महीने दूर है। सिस्टम उसे उसकी आईडी बैंड, केबिन और आने वाले महीनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। जिम खुश और नर्वस दोनों महसूस करता है और जहाज के अन्य लोगों से मिलने निकल पड़ता है। वह एक क्लासरूम में पहुंचता है, जहां एक होलोग्राम उसे बताता है कि धरती अब बहुत ज्यादा भरी हुई, महंगी और बोरिंग जगह बन चुकी है। लेकिन जब जिम सवाल पूछता है कि वह अकेला क्यों है, तो होलोग्राम जवाब नहीं दे पाता। तब वह खुद लोगों को ढूंढने निकल पड़ता है। वह जहाज के मुख्य हिस्से में जाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। एक ऑटोमेटिक इंफो डेस्क उसकी मदद की पेशकश करती है। वह किसी असली इंसान से बात करना चाहता है तो उसे स्टीवर्ड के पास भेजा जाता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। फिर वह कैप्टन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब ब्रिज पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां भी कोई नहीं जागा है। आखिर में वह ऑब्जर्वेटरी देखने की जगह में जाता है और पाता है कि जहाज होमस्टेड 2 से अब भी 90 साल दूर है। उसे समझ आता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है। वह तुरंत अर्थ को संदेश भेजता है ताकि कोई बता सके कि वह फिर से हाइबरनेशन में कैसे जा सकता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि संदेश जाने और जवाब आने में 55 साल लगेंगे। ये सुनकर जिम टूट जाता है। भटकते हुए उसे जहाज का बार मिलता है, जहां आखिरकार उसे एक और इंसान दिखाई देता है। जब जिम बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो उसे उसके बारे में कुछ अजीब लगता है। जब बारटेंडर उसे एक ड्रिंक देने जाता है, तब जिम को एहसास होता है कि वो एक एंड्रॉइड है। उसका नाम आर्थर है। जिम उसे और जानकारी जानना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉइड को यह भी समझा नहीं पाता कि वह समय से पहले कैसे जाग गया। अगले दिन जिम अपनी केबिन में जागता है और कैंटीना में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मेन्यू की ज्यादातर चीजें गोल्ड क्लास यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। वह एक साधारण कॉफी लेता है और सोचने लगता है कि अपनी हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक करे। वह सारे टूल्स इकट्ठा करता है और उसे चलाने में सफल भी हो जाता है, लेकिन जब वह खुद उसके अंदर लेटता है, कुछ नहीं होता। इसके बाद वह उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके क्रू के हाइबरनेशन चैम्बर्स में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं करता। धीरे धीरे जहाज में छोटी छोटी खराबियां दिखने लगती हैं। जिम बार में लौटता है, पीने के लिए नहीं बल्कि आर्थर से बात करने के लिए। आर्थर उसे कुछ सलाह देता है, जिससे जिम एक गोल्ड क्लास रूम में घुसकर थोड़ी मौज मस्ती करने का फैसला करता है। वह जहाज के सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम आजमाता है, लेकिन समय के साथ वह और ज्यादा अकेलापन और उदासी महसूस करने लगता है। एक दिन नशे में धुत होकर वह हाइबरनेशन पॉड्स के बीच भटकता हुआ एक एयरलॉक में पहुंच जाता है, जहां स्पेस वॉक के लिए बने सूट रखे होते हैं। जिम एक सूट पहनता है, एयरलॉक में जाता है, लीवर खींचता है और दरवाजा खोल देता है। जहाज के बाहर पहुंचकर वह उस खूबसूरत नजारे से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह उस पल में एकमात्र जागा हुआ इंसान होता है जो यह दृश्य देख रहा है। वह अपने बूट्स के मैग्नेट्स रिलीज कर देता है और अंतरिक्ष में तैरता है, भीतर से पूरी तरह टूट चुका। वह वापस जहाज में आता है, सूट उतार देता है, लेकिन फिर से एयरलॉक में चला जाता है। इस बार बिना सूट के वह लीवर खींचता है, सब खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आखिरी पल में अपना मन बदल लेता है। वह अंदर भागता है और एक बोतल पर फिसल जाता है। जैसे ही वह उठता है, उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है जो एक पॉड में सो रही होती है। उसका नाम है ऑनडोरा। वह जहाज की डायरेक्टरी में जाकर उसके फाइल्स और इंटरव्यू सुनता है और उससे मोहित हो जाता है। बाद में उसे उसके पॉड के पास बैठकर उसके इंटरव्यू सुनते हुए दिखाया जाता है। बार में जिम ऑनडोरा की लिखी किताबें पढ़ता है और उसके लेखन पर आर्थर से चर्चा करता है। वह अपनी स्थिति के विडंबनापूर्ण पहलू पर सोचता है। एक बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे ग्रह की ओर यात्रा पर निकला, पर पहले ही जाग गया, वहां पहुंच नहीं सकता और अब अपनी परफेक्ट वुमन को पा लिया है जो उसके लिए पहुंच से बाहर है। जिम लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है और धीरे धीरे उसके मन में विचार आता है कि उसे जगाना चाहिए। वह यह बात आर्थर से करता है, लेकिन एंड्रॉइड उसकी दुविधा को समझ नहीं पाता। अगर वह ऑनोरा को अपनी खातिर जगा देता है तो इसका मतलब होगा कि वह उसे भी अपने साथ जहाज पर मरने के लिए फंसा देगा। पहले तो जिम इसे गलत मानकर रोक देता है, लेकिन समय के साथ वह इस विचार को छोड़ नहीं पाता और एक दिन वह अपना फैसला बदल देता है। वह उसके पॉड के पास जाता है
और उसे जगाने में सफल हो जाता है। जब वह जागती है और वही प्रक्रिया दोहराती है जो जिम ने की थी, तो जिम छिप जाता है और अपने कमरे में लौट जाता है। कुछ देर बाद वह मुख्य हॉल में जाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे वहां मिलेगी, और वहां वह है, ठीक उसी तरह उलझन में जैसे 1 साल पहले जिम था। जिम उसे बताता है कि वे दोनों ही अकेले जागे हुए हैं और उसे वैधशाला में ले जाता है। वहां वह बताता है कि न तो वह क्रू से संपर्क कर सकता है और न ही जहाज के मुख्य कमांड तक पहुंच सकता है। यह सुनकर ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं, जिम समझाता है कि जहाज पर ऐसा कोई उपकरण नहीं है जिससे वे फिर से हाइबरनेशन में जा सके, यानी अब वे दोनों फंस चुके हैं। वे दोनों फिर से हॉल में लौट आते हैं और जिम उसे सलाह देता है कि वह थोड़ा आराम करे, क्योंकि वह अभी अभी जागी है। ऑरोरा को जिम पर दया आती है कि उसने इतने लंबे समय तक जहाज पर अकेले कैसे गुजारा होगा। जिम बार में वापस जाता है, अपने किए पर पछतावा करते हुए। वह आर्थर से कहता है कि ऑरोरा को यह बात कभी न बताना कि उसी ने उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जागती है, वह वापस मुख्य हॉल में जाती है और ऑटोमेटेड इंफो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। तभी जिम वहां पहुंचता है और वे दोनों साथ में नाश्ता करने जाते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, इंफो डेस्क में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। कैंटीना में ऑरोरा नोटिस करती है कि जिम पिछले 1 साल से वही नाश्ता कर रहा है। वह उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू से कुछ नया मंगवाती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना पर बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा अभी हार मानने को तैयार नहीं होती। वह मेडिकल रूम में खोजती है, रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखती है और आखिर में क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर तक पहुंच जाती है, दरवाजे खोलने की कोशिश करते हुए। जिम जहाज में और भी खराबियां नोटिस करता है। कुछ समय बाद ऑरोरा अपने जीवन को लेकर उदास होने लगती है। वह लिखती है, जहाज में दौड़ लगाती है, स्विमिंग करती है और धीरे धीरे अपनी स्थिति को समझने लगती है। वह जिम से इंटरव्यू के लिए कैंटीना में मिलती है, सोचती है कि उसकी कहानी दिलचस्प होगी। वह पूछती है कि उसने कॉलोनी में जाने का फैसला क्यों किया। शुरू में जिम कंपनी के प्रचार वाले जवाब देता है, लेकिन फिर बताता है कि वह एक नया जीवन शुरू करना चाहता था, एक ऐसी जगह जहां वह सच में किसी बन सके। बाद में दोनों फिर से वेधशाला में होते हैं, जहां ऑरोरा भी अपना कारण बताती है। बाकी यात्रियों से अलग उसके पास राउंड ट्रिप टिकट है। वह होमस्टेड 2 जाकर 1 साल रहना चाहती थी और फिर धरती पर लौटकर पहली पत्रकार बनना चाहती थी जिसने यह सफर किया हो, इतिहास की सबसे बड़ी कहानी लिखने के लिए। धीरे धीरे ऑरोरा भी इस स्थिति को स्वीकार करने लगती है। जिम अब अकेला रह जाता है, केवल एंड्रॉयड आर्थर के साथ, और उसे अपने की पर बहुत अफसोस होता है। अगले ही पल वह कुछ चीजें जोड़ तोड़ करता हुआ दिखता है और तभी ऑरोरा वेधशाला में आती है। वहां वह देखती है कि जिम ने उसके लिए क्रिस्लर बिल्डिंग का एक छोटा सा मॉडल बनाया है। कुछ समय बाद वे दोनों बार में डेट पर जाते हैं। वहां वे साथ में डिनर करते हैं और एक दूसरे से अपनी जिंदगी की बातें साझा करते हैं। ऑरोरा बताती है कि जब वह किशोरी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जिम उसे एयरलॉक तक ले जाता है, जहां वे दोनों स्पेस सूट पहनते हैं। दोनों मिलकर अंतरिक्ष में घूमते हैं। अब जिम के पास कोई था जिसके साथ वह इस अद्भुत अनुभव को साझा कर सके। जिम अपने बूट्स के मैग्नेट बंद कर देता है और वे दोनों अंतरिक्ष में तैरते हैं। वे वापस जहाज में आते हैं और तुरंत एक दूसरे को चूमते हैं। फिर जिम के केबिन में जाकर साथ सो जाते हैं। इसके बाद वे एक जोड़े की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा जिम के केबिन में शिफ्ट हो जाती है और जहाज पर अपने जीवन के बारे में लिखने लगती है। वे दोनों साथ दौड़ते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं। एक दिन जहाज एक लाल विशाल तारे रेड जायंट के पास से गुजरता है और वे दोनों वेधशाला में जाकर उसे देखते हैं। उस दिन ऑरोरा का जन्मदिन होता है, तो रात में वे जहाज के एक रेस्तरां में उसका जन्मदिन मनाते हैं और फिर बार में जाते हैं। जिम वॉशरूम में जाकर ऑरोरा के लिए बनाया हुआ अंगूठी निकालता है, जबकि ऑरोरा बार में आर्थर से बातें कर रही होती है। लेकिन आर्थर गलती से उसे बता देता है कि जिम ने ही उसे जानबूझकर जगाया था, जबकि जिम ने उसे ये बात छुपाने को कहा था। इतने में जिम वापस आता है और ऑरोरा गुस्से और सदमे में उससे सवाल करती है। वह गुस्से में पागल होकर भाग जाती है। जिम अपने केबिन में लौटता है और देखता है कि ऑरोरा का सारा सामान गायब है। अगले दिन वह उसे कैंटीना में देखता है, लेकिन जैसे ही वह बात करने की कोशिश करता है, ऑरोरा फिर भाग जाती है। ऑरोरा बेहद निराश हो चुकी होती है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है और उसे मुक्के और लातों से मारती है, यहाँ तक कि उसे मार डालना चाहती है। इसके बाद जिम उससे बात करने की कोशिश करता है कॉम के जरिए, क्योंकि वह उससे सीधा मिलना नहीं चाहती। वह माफी मांगता है और अपने की वजह समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह उससे प्यार करने लगा था, लेकिन ऑरोरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि वह उसे कभी माफ नहीं कर सकती, क्योंकि जिम ने उसकी जिंदगी छीन ली। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है, तब जहाज में एक और बड़ी खराबी आ जाती है। सिस्टम में गंभीर त्रुटि होती है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह लिफ्ट में होता है,
तो वह भी खराब हो जाती है। इस बीच ऑनडोरा मुख्य हॉल में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगा दिया है। फिर वह कैंटीना में जाती है जहां फूड डिस्पेंसर भी खराब हो चुका होता है। अचानक दोनों को डेक चीफ की आवाजें सुनाई देती है जो पूछ रहा होता है, ये पेड़ किसने लगाया? दोनों भागकर मुख्य हॉल में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां जिम के लगाए पेड़ के सामने एक आदमी खड़ा है। वह खुद को गस मैनकुसो बताता है, जहाज का डेक चीफ। वे दोनों उसे अपनी पूरी स्थिति समझाते हैं और अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। जब वे ब्रिज से निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है। जिम और ऑनडोरा उसे बताते हैं कि हाल ही में जहाज में बार बार खराबियां आने लगी हैं। वो मैनकुसो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वह उन्हें दिखाता है कि डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है, तभी जिम वहां पहुंचता है। वह समझ चुका है कि ऑनडोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ मैनकुसो को पता चलता है कि जिम ने क्या किया था और उसे यह बहुत भयानक लगता है। बाद में मैनकुसो ब्रिज पर इकट्ठा किए गए डेटा की जांच कर रहा होता है, तभी ऑनडोरा वहां आती है। दोनों उसके पॉड की घटना के बारे में बात करते हैं, लेकिन वह कहता है कि अब वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तभी जिम अंदर आता है। उसके हाथ में 16वां टूटा हुआ रोबोट होता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन सिकनेस महसूस होती है, इसलिए वह आराम करने चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उस रात ऑनडोरा को नींद नहीं आती, इसलिए वह स्विमिंग करने जाती है। अचानक जहाज की ग्रेविटी चली जाती है और वह पानी के साथ ऊपर नीचे तैरने लगती है। डूबने की कगार पर पहुंच जाती है। कुछ ही देर में ग्रेविटी ड्राइव रीसेट होता है और वह मुश्किल से बच निकलती है। वे दोनों मैनकुसो को खोजने के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तीनों फिर से ब्रिज पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जहाज में आखिर हो क्या रहा है। मैनकुसो पता लगाता है कि 2 साल पहले कोई बड़ा सिस्टम फेल हुआ था। उन्हें उस खराबी को ढूंढना और ठीक करना होगा, क्योंकि पूरा जहाज उसी वजह से संघर्ष कर रहा है। अगर उन्होंने इसे नहीं सुधारा तो पूरा जहाज हमेशा के लिए फंस जाएगा। वे समस्या ढूंढने निकलते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है तो जिम और ऑनडोरा उसे इन्फर्मरी मेडिकल रूम में ले जाते हैं। वह मर रहा है और कोई इलाज नहीं है जो उसे बचा सके या उसका समय बढ़ा सके। कुछ समय बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं। मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है। उसे कहता है कि जहाज को ठीक करो और फिर वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। अचानक जहाज की बत्तियां लाल हो जाती है और जहाज जोरों से हिलने लगता है। जिम ऑनडोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए। दोनों इंजीनियरिंग सेक्शन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तभी ग्रेविटी ड्राइव में फिर से खराबी आ जाती है और एक और फेलियर आर्थर रोबोट को भी प्रभावित करता है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। आखिरकार वे इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। उन्हें पावर प्लांट में गड़बड़ी मिलती है। जैसे ही वे हैच खोलते हैं, ऑरोरा अंदर की ओर खिंच जाती है। वहां एक एस्टेरॉइड टकराने से जहाज के बाहरी हिस्से में छेद हो गया है। जिम भी खिंच जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़ लेता है जो उस पर बंद हो रहा होता है। आखिरकार वह भी बाहर फेंका जाता है, लेकिन दोनों जल्दी से मिलकर छेद को बंद करने में सफल होते हैं। लेकिन उसी पल जिम को एहसास होता है कि जहाज में एक से ज्यादा जगहों पर छेद हो चुके हैं। दोनों उल्का मीटियर की दिशा का पीछा करते हैं और पता चलता है कि वह रिएक्टर कंप्यूटर से टकराई है। जिम सोचता है कि वह इसके बदलने के पार्ट्स ढूंढ सकता है। वे पार्ट ढूंढकर बदल देते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट ठंडा करने की प्रक्रिया अब भी फेल हो जाती है। वे इसे मैन्युअली हाथ से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी असफल रहते हैं। फिर जिम समझ जाता है कि उसे शिप के बाहर जाकर वेंट डोर को खोलना पड़ेगा ताकि रिएक्टर ठंडा हो सके। दोनों एयरलॉक की ओर जाते हैं और जब जिम बाहर जाने की तैयारी करता है तो वह ऑनडोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट दे देता है, क्योंकि शायद वह वापस न लौटे। ऑनडोरा उसकी स्पेस सूट पहनने में मदद करती है और जैसे ही वह एयरलॉक में कदम रखता है, ऑनडोरा कहती है, वापस आना, मैं तुम्हारे बिना इस जहाज पर नहीं रह सकती। ऑनडोरा वापस रिएक्टर रूम में लौटती है, जहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। उसी समय रिएक्टर से एक बोल्ट निकलकर उसकी बांह में जा लगता है। दूसरी ओर जिम शिप के बाहर पहुंच चुका होता है और वेंट डोर देखता है। अंदर तापमान लगातार बढ़ रहा होता है, जबकि जिम वेंट डोर को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वह इसे खोल सके। जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसे वेंट डोर को हाथ से पकड़कर खुला रखना पड़ेगा ताकि रिएक्टर वेंट हो सके। वह यह बात ऑनडोरा को बताता है। ऑनडोरा इस योजना से सहमत नहीं होती, लेकिन जिम आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है कि वह रिएक्टर को वेंट करे। ऑनडोरा नहीं चाहती कि जिम मरे और दोनों में बहस होती है। जिम कहता है, हमें बाकी लोगों को बचाना है। आखिरकार ऑनडोरा रिएक्टर को वेंट करती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर से निकली गैसें जिम को पीछे धकेल देती है और उसका टेदर सुरक्षा रस्सी टूट जाता है। उसके सूट का प्रेशर भी गिर रहा होता है। वह ऑनडोरा को बताता है कि क्या हुआ है और वह दूसरा सूट लेकर जितनी जल्दी हो सके उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है। वह उससे माफी मांगता है।
ऑनोरा सूट पहनकर बाहर उड़ती है, लेकिन उसका टेदर बहुत छोटा होता है। वह पीछे खींच जाती है, लेकिन अचानक जिम की रस्सी पकड़ लेती है और किसी तरह उसे खींचकर वापस अंदर ले आती है। ऑनोरा जिम को मेडिकल रूम में लाती है, लेकिन देखती है कि वह मर चुका है। वह मैनकुसो का ब्रेसलेट इस्तेमाल कर मेडिकल प्रोटोकॉल को ओवरराइड करती है और जिम को पुनर्जीवित रिससिटेट करने की कोशिश करती है। मेडिकल पॉड अपने आप काम करता है और जिम को वापस जिंदा कर देता है। ऑनोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑनोरा आर्थर एंड्रॉयड को ठीक करती है और वे दोनों मैनकुसो को स्पेस में उचित विदाई देते हैं। जिम फिर ऑनोरा को मेडिकल रूम में ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन पॉड में बदलने का तरीका खोज लिया है। वह कहता है कि वह उसमें जाकर बाकी यात्रा नींद में पूरी कर सकती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑनोरा ऐसा नहीं करती और जिम के साथ जागकर ही शिप पर रहना चुनती है। आखिर में जिम ऑनोरा को प्रपोज करता है और दोनों अपने जीवन का बाकी समय जहाज पर साथ बिताते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंचता है। क्रू मेंबर्स जागते हैं और जहाज को एक अनोखी स्थिति में पाते हैं। ऑनोरा उन्हें एक संदेश छोड़ती है, जिसमें वह बताती है कि कैसे उसने और जिम ने जहाज पर बाकी जीवन बिताया, जबकि बाकी सब नींद में थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।